हेलो डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगी। तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था मीर जाफ़र के बारे में कि वो नवाब कैसे बना। तो आज हम देखेंगे कि मीर जाफ़र जब बनता है तो उसके बाद उसको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और फिर उसको कैसे वापस गिराया गया था इस पद से। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप नोट करोगे कि जब मीर जाफ़र बनता है तो दो ज़मींदार यानी कि जो दो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, जो दो मतलब बहुत ही अमीर आदमी होते हैं। एक का नाम होता है राजा राम सिन्हा। क्या उसका नाम होता है? नोट करो आप, राजा राम सिन्हा। राजा राम सिन्हा। और दूसरा और एक लैंडलॉर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है? हिजर अली खान। क्या उसका नाम होता है? हिजर अली खान। हिजर अली खान और जो राजा राम सिन्हा होता है, ये दो ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं दैट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मीर जाफर एज देयर रूलर। ठीक है, जिन्होंने मीर जाफर को रिजेक्ट किया, जिन्होंने मीर जाफर को रिफ्यूज किया ये एक्सेप्ट करने से कि ये मीर जाफर जो है ये उनका रूलर है। यानी कि शॉर्ट में आपको ये मैं बताऊं कि राजा राम सिन्हा ये कहाँ का था, ये भी आप नोट करो, ये मिदनापुरी का था। मैदानपुर भी इसको कहा जाता था और मिदनापुरी भी इसको कहा जाता था। ठीक है, मिदनापुरी का ये था। कौन? राजा राम सिन्हा एक ऐसा जमींदार था जो मिदनापुरी का था, जिसने रिजेक्ट किया मीर जाफर को एज देयर रूलर, यानी कि जो इसको अपना रूलर नहीं मानता था। और दूसरा जो हिजर अली खान जो था ना, वो पूर्णिया का था। कहाँ का था? वो पूर्णिया का था। उसने भी रिजेक्ट किया किसको? मीर जाफर को। तो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज रूलर। ठीक है, शॉर्ट में आपको मैंने अब ये बताया। तो नेक्स्ट है आप, मीर जाफर जो है ना, जब मीर जाफर मतलब कुछ जो पहले उसके कुछ मतलब मंथ्स थे जब वो रूलर बना था, तो वो मतलब ठीक से उसकी जो हुकूमत जो है ना वो ठीक से चल रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ सोलिजर जो है ना, कुछ सोलिजर्स ने उसको क्या किया फिर, मतलब वो भी उसको फिर अपोज करने लगे। वो उसको फिर रेस्पेक्ट नहीं देते थे। वो जो सोलिजर्स थे वो उसको रेस्पेक्ट नहीं देते थे और वो उसकी बात भी अच्छी तरीके से नहीं मानते थे। उसका हुक्म भी अच्छी तरीके से वो नहीं मानते थे। यानी कि मीर जाफर जो है ही लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ सम सोलिजर्स। और उसके बाद कुछ सोल्जर्स ऐसे भी थे जिनको सैलरी नहीं मिलती थी। यानी कि जिस वक्त मीर जाफर रूलर था उस वक्त कुछ सोल्जर्स फिर ऐसे भी थे जिनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी। कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल मिल भी नहीं रही थी सैलरी, बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी उनको सैलरी। और कुछ ऑफिशियल्स भी ऐसे थे, कुछ ऑफिसर्स भी ऐसे थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ऐसे थे मीर जाफर के रूल के दौरान जिनको सैलरी नहीं मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल रायर दुर्लाब। रायर दुर्लाब एक था। रायर दुर्लाब एक ऐसा ऑफिसर था जिसको सैलरी नहीं मिलती थी। किसके टाइम पीरियड में? मीर जाफर के टाइम पीरियड में। यानी कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब फेल होने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों को अब टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, ऑफिसर्स सोल्जर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। और साथ में मीर जाफर जो है वो लॉयल्टी भी खो देता है, कुछ सोल्जर्स की लॉयल्टी भी वो खो देता है। यानी कि कुछ सोल्जर्स भी अब इसको क्या होने लगे, अपोज होने लगे। कुछ सोल्जर्स इसको इसलिए सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि इसने गद्दारी की थी। पहले से इसने गद्दारी की थी मीर जाफर ने। जो इसने ब्राइब ली थी, जो इसने रिश्वत ली थी, किसके हाथों? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों से। और उसके बाद मीर जाफर को एक बार मुगल एम्पायर का एक सन था जिसका नाम था शाह आलम। ठीक है, शाह आलम ने भी इसको अटैक किया था। किसको? मीर जाफर को। और उसने ये कोशिश की थी कि मैं थ्रून जो बंगाल का है उसको मैं कैप्चर करूं। यानी कि शाह आलम ने मीर जाफर के ऊपर अटैक किया और वो ये सोच रहा था शाह आलम कि मैं ही बंगाल को अब क्या करूंगा, कब्जा करूंगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ और एक भी फॉल्ट आया मीर जाफर को। जो चीजें वो पहले से जिस तरीके से आपने देखा, उसने उनको सिल्वर कॉइन्स दी थी। इस तरीके से 100 से ज्यादा बोट्स में उसने सिल्वर कॉइन्स इनको बेच दी रॉबर्ट क्लाइव को, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो भी वो डिमांड्स रखते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो जो मीर जाफर है वो उसको अप्रूव कर देता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, मीर जाफर को जो डिमांड सामने आने लगी, ठीक है, मीर जाफर को जो डिमांड सामने रखी जाती थी ब्रिटिश के द्वारा, तो वो इनको अब क्या करने लगा, उनको वो अब डिस अप्रूव करने लगा। यानी कि वो इनको अब क्या यानी कि जो डिमांड्स थी वो अब ये फुलफिल नहीं कर सकता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिमांड्स होती थी, अब मीर जाफर धीरे धीरे उनको फुलफिल करने से इनकार करने लगा। ठीक है,
इनकार किया, ये तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके पास अब बजट वगैरह भी नहीं था, इसके पास अब पैसे वगैरह भी, खजाना वगैरह भी नहीं उतना बचा था बंगाल का। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन जहन में आया। आप एक बार मैंने देखा था किसी पेपर में, ये लिखा गया था कि ये बताइए क्लाइवस जैकाल किसको कहा गया है, ठीक है। हिस्टोरियनस क्लाइवस जैकाल, क्लाइवस जैकाल किसको कहते हैं? हु इज नोन एज क्लाइवस जैकाल? तो आप याद रखना वो मीर जाफरी था, ठीक है। मीर जाफर वाज नोन एज क्लाइवस जैकाल, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आप देख लीजिए कहां तक मैं पूछा था। हाँ, यानी कि अब ये फेल हुआ था, डिमांड्स को अब ये फुलफिल नहीं कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि जो मीर जाफर है ना, अब ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे आजाद करूं इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से मैं अपने आप को कैसे आजाद करूं। ये कौन सोचता था? मीर जाफर। तो अब ये क्या करने लगा, ये डच को सपोर्ट मांगने लगा। क्या करने लगा? ये डच को सपोर्ट मांगने लगा। ये डच वालों को ये बोल रहा था कि आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ो। इसने भी उनके साथ कुछ ट्रीटी साइन की होगी कि अगर ऐसा हुआ, अगर आपने इनको हराया तो फिर मैं आपको वो जिम्मेदारी दूंगा, उसकी जिम्मेदारी दूंगा, होगा इनका कुछ आपस में। लेकिन इतना यहाँ पे हो तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी लेने के लिए ये जो मीर जाफर था, इसने डच वालों के साथ क्या किया था? डच वालों के साथ हाथ इसने मिलाया, ठीक है। और ये चाहता था कि डच वाले किसको डिफीट करेंगे? क्लाइव को। लेकिन जब बैटल होती है, जब एक छोटी सी बैटल होती है, उसका नाम होता है बैटल ऑफ बिदारा, ठीक है। एक बैटल होती है फिर जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बिदारा। ये जो बैटल ऑफ बिदारा है, ये किन के बीच में होती है? ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में होती है, ठीक है। डच वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है बैटल ऑफ बिदारा। आपने याद रखना बैटल ऑफ बिदारा किन के बीच में हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटल ऑफ बिदारा हुई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच लोगों के दरमियान। कब हुई थी? 25 नवंबर 1759, आप याद रखना, ठीक है। 25 नवंबर 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुई थी, ठीक है, याद रखा ना। तो ये किसके बीच में हुई थी? इंग्लिश और डच के बीच में। लेकिन अब आप बताओगे सर ये किसने जीती, इसमें किसकी विक्ट्री हुई? याद रखना, इसमें किसने जीता? ये जो बैटल ऑफ बिदारा है, इसमें डच वालों को डिफीट किया गया, यानी कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ये जीत लिया, यानी कि इसमें ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बैटल ऑफ बिदारा जो है वो जीत ली, उसमें उन्होंने विक्ट्री हासिल की। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब 1760 का टाइम आता है, 1760 में क्या होता है, जो मीर जाफर होता है ना, मीर जाफर, मीर जाफर को कंपनी का कर्जा होता है। किस कंपनी का? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कर्जा कौन सा कर्जा होता है? वही कर्जा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एग्रीमेंट में लिखा गया था कि आप हमें मंथली दोगे या एनुअली आपको कितना देना पड़ेगा। तो ये वही कर्जा आप मतलब जुमा हुआ था, ठीक है। मीर जाफर अब ये कर्जा चुका नहीं सकता था। कब? 1760 का ये टाइम होता है, यानी कि बैटला बेदारा के बाद 1760 में मीर जाफर को कर्जा होता है, किसका? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कितना कर्जा होता है? 25 लाख का। कितना? 25 लाख का कर्जा होता है मीर जाफर को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब कंपनी भी ये सोच रही है कि ये जो मीर जाफर है ये लाएगा कहाँ से, ठीक है। कंपनी भी, ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले होते हैं, ये जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, ये भी अब ये सोचता है कि ये लाएगा कहाँ से इतना खजाना, ठीक है। इसके पास तो कोई रिसोर्स भी नहीं है इनकम का, ठीक है, जो ये बंगाल से कुछ मतलब खजाने जमा करेगा फिर हमें देगा। तो इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कॉन्फिडेंस मीर जाफर पे था, जो भरोसा मीर जाफर पे था कि ये हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो मतलब भरोसा था कंपनी को, वो मतलब दे लास्ट देयर ट्रस्ट ऑन मीर जाफर, दे लास्ट देयर कॉन्फिडेंस ऑन मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीर जाफर का जो सन, याद रखना, ये एक अलग से मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। मीर जाफर का जो सन होता है, जिसका नाम क्या था? मिरन। याद है ना आपको, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, मिरन उसका नाम था। मिरन की जब हत्या होती है, मिरन की जब डेथ होती है, ठीक है, मिरन की जब डेथ होती है, उसके बाद अब सक्सेसर कौन बनेगा? मिरन का बेटा, है ना। मतलब ऐसे ही चलता है ना, इनका राज तो ऐसे ही चलता था, पहले बाप, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो अब सक्सेसर बनने वाला कौन था? उसका बेटा, मिरन का बेटा। लेकिन
अब मिरन के मरने के बाद, यानी कि मीर जाफर का जो सन होता है जिसका नाम मिरन होता है, जब वो मरता है, ठीक है, जब उसकी डेथ होती है, उसके बाद जो सक्सेसर होता है, जो सक्सेशन होता है ना, उस पे कन्फ्लिक्ट्स उठते हैं। क्या उठते हैं? कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि इस पे भी अब इश्यूज बनने लगे, ठीक है, कि अब सक्सेसर इसका कौन रहेगा, अब थ्रोन पे कौन बैठेगा। ये जो सक्सेशन का कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, याद रखना, सक्सेशन कन्फ्लिक्ट होता है। मीर जाफर के मीर जाफर का जो बेटा होता है मिरन, जब उसकी डेथ होती है उसके बाद सक्सेशन कन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? सक्सेशन कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि कन्फ्लिक्ट होता है किसके ऊपर, कि अब सक्सेसर कौन बनेगा, इसी चीज पे कन्फ्लिक्ट होती है। तो ये जो सक्सेशन कन्फ्लिक्ट होती है किसके बीच में होती है? एक साइड से मिरन मिरन सन, मिरन का बेटा, वर्सेस वर्सेस मीर जाफर का सन इन लॉ, मीर जाफर का सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ, सन इन लॉ वर्सेस सन सन, ठीक है। तो अब ये जो सन इन लॉ था ना, सन इन लॉ का नाम था मीर कासिम, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपली आप बता दूं, मीर जाफर के बेटे की डेथ के बाद जो सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो मिरन के बेटे, मिरन का जो बेटा होता है, मिरन का जो बेटा होता है, वर्सेस जो सन इन लॉ होता है किसका, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, जिसका नाम होता है मीर कासिम, ठीक है। सिंपली मिरान सन वर्सेस मीर कासिम होता है सक्सेशन का कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कौन था मीर जाफर, मीर जाफर किसको सपोर्ट करता यहाँ पे? जाहिर सी बात है वो अपने बेटे के बेटे को, यानी कि मिरान सन जो था वो उसी को सपोर्ट करता। लेकिन अब क्या यहाँ पे होता है, आप याद रखना 1760 में क्या हुआ था। 1760 में जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव का और एक सक्सेसर आता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का जो और एक सक्सेसर, पहले कौन होता है गवर्नर, 1760 से पहले गवर्नर का बंगाल, जो गवर्नर होता है बंगाल का, वो कौन था? वो क्लाइव था, है ना, वो क्लाइव ही था। यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था बंगाल में? वो क्लाइव था। लेकिन 1760 के बाद क्लाइव का एक सक्सेसर आता है जो एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम होता है वेंसिट्राट। क्या उसका नाम होता है? वेंसिट्राट, वेंसिट्राट उसका नाम होता है। वेंसिट्राट को 1760 में गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। कौन बनाते हैं उसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी जगह पे? रॉबर्ट क्लाइव की जगह पे उसको बिठाया जाता है 1760 में। तो 1760 में ही क्या होता है, मीर कासिम जो है ना, मीर कासिम, जिस तरीके से मीर जाफर ने सीक्रेटली रॉबर्ट क्लाइव के साथ मतलब ब्राइब ली थी, रिश्वत ली थी, लालच उसको दी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, इस तरीके से मीर कासिम ने सीक्रेटली क्या किया, प्रोमिस किया वेंसिराट के साथ। किसके साथ सीक्रेटली मतलब बात की? वेंसिराट के साथ। जिस तरीके से, क्या उसका नाम होता है? वेंसिट रॉट, ठीक है, वेंसिट रॉट, वेंसिट रॉट, एक सेकेंड, वेंसिट रॉट। जिस तरीके से मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ सीक्रेटली बात की, इस तरीके से मीर कासिम ने किसके साथ सीक्रेटली बात की? वेंसिट रॉट के साथ। अब वेंसिट रॉट जो है ना, वेंसिट रॉट किसको सपोर्ट करेगा? वेंसिट रॉट अब मीर कासिम को सपोर्ट करता है। यानी कि वेंसिट रॉट अब ये सोचता है, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये सोचती है कि मीर कासिम ही क्या बनना चाहिए, नवाब जो होगा, सक्सेसर जो होगा वो कौन होना चाहिए? वो मीर कासिम ही होना चाहिए। तो उसके बाद मीर जाफर जो है ना, मीर जाफर को फोर्सफुली, ठीक है, मीर जाफर को फोर्स किया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि आप अपने सन इन लॉ, यानी कि आप मीर कासिम को ही थ्रोन पे बिठाओ। आप अपने बेटे के बेटे यानी कि मेरे सन को आप सपोर्ट मत करो, आप मीर कासिम को ही सपोर्ट करो, उसी को थ्रोन पे बिठाओ। कौन इसको प्रेशराइज करता है? वेंसिट्राट, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब मीर कासिम को बनाया जाता है इसका बंगाल का नवाब उसको बनाया जाता है, उसके बाद मीर कासिम जो है ना, ये इनको रिवार्ड देता है कंपनी को, जिस तरीके से किसने दिया था? मीर जाफर ने। इस तरीके से मीर कासिम रिवार्ड देता है किसको? कंपनी को रिवार्ड देता है। ये कंपनी को क्या रिवार्ड देता है? ये कंपनी को ये रिवार्ड देता है कि आप जिम्मेदारी, ठीक है, ये उनको जिम्मेदारी के राइट्स प्रोवाइड करता है। किनको जिम्मेदारी के राइट्स प्रोवाइड करता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन किसका जिम्मेदारी राइट उसको प्रोवाइड करता है? बुरुडवान का, ठीक है, बुरुडवान इसका नाम होता है, ठीक है। बुरुडवान की जो जमीन होती है उसका जिम्मेदारी राइट से किसको देता है? कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मिदनापुरी जो है ना, मिदनापुरी, मिदनापुरी के जो जिम्मेदारी राइट्स हैं वो भी इनको देता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है।
चीतागांग, ठीक है। चीतागांग के जो जिम्मेदारी राइट्स है ना, वो भी किसको देते हैं? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कंपनी को मीर कासिम जो ना, और ये कंपनी के साथ एक वादा करता है। एक तो इनको जिम्मेदारी देता है जब ये क्या बनता है नवाब, उसके बाद इनके साथ ही एक प्रॉमिस करता है, वादा उनके साथ करता है, कंपनी के साथ वादा करता है, वेंसिट्राड के साथ एक वादा करता है कि मैं आपको हाफ शेयर दूंगा, ठीक है। हाफ शेयर दूंगा। किसका हाफ शेयर दूंगा? ट्रेड का। किस ट्रेड का हाफ शेयर दूंगा? जो किसका था? जो चुनाम का था, ठीक है। जो चुनाम का ट्रेड होता था कहाँ पे? सिलहट में। सिलहट में जो सिलहट यानी कि ट्रेड ऑफ सिलहट, चुनाम ट्रेड जो होता था, चुनाम ट्रेड ऑफ सिलहट उसको कहा जाता था, ठीक है। चुनाम ट्रेड ऑफ सिलहट जो था, चुनाम पता है किसको बोलते हैं? चुना जो होता है ना, लाइम जिसको हम बोलते हैं, लाइम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा होता है, लाइम। चुनाम ट्रेड ऑफ सिलहट का हाफ शेयर ये देने वाला था किसको? कंपनी को। ये कौन प्रॉमिस करता है? मीर कासिम। किसके साथ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और साथ में ही जो मीर कासिम है ना, ये इनको 29 लाख, ठीक है, 29 लाख का ब्राइब देता है। किसको ब्राइब देता है? 29 लाख का। ये हम कहेंगे गिफ्ट, या हम ब्राइब भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। रिश्वत ही थी, गिफ्ट क्या थी? जब उसने सपोर्ट किया तो तभी जाके इसने दिए। कोई ऐसे मुफ्त में मत दिया, कोई बर्थडे गिफ्ट मत दिया था। यानी कि इसने तो उनके साथ पहले ही बात की थी, सीक्रेटली वेंसेट्राड के साथ बात की थी कि आप मुझे नवाब बना दो, मैं आपको जिम्मेदारी राइट्स दूंगा, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब कुछ हिस्टोरियंस इसको ब्राइब लिखते हैं, कुछ हिस्टोरियंस को लिखते हैं कि इसने इनको एज ए गिफ्ट दिया था। लेकिन कितना दिया था? 29 लाख दिया था ब्राइब। किसने? मीर कासिम ने। किसको दिया था? वेंसिट्राट को। वेंसिट्राट को दिए थे, और ये पैसे उसने हालवेल को दिए थे, और अदर जो कुछ ऑफिशियल्स थे इनके, उनको ये पैसे दिए थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। और एक बात याद रखना, मीर कासिम जो है ना, इसने ये चाहता था कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। ये आज़ादी चाहता था ना उनसे। ये चाहता था कि अब मैं इंडिपेंडेंट नवाब बनूं। लेकिन उसके लिए इसने और एक काम भी किया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए इसने एक काम किया था। इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद से, ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से इसने कैपिटल शिफ्ट किया कहाँ? मोंगेर में, ठीक है। मोंगेर में इसने कैपिटल शिफ्ट किया। यानी कि पहला जो इसका कैपिटल था वो मुर्शिदाबाद में था। अब ये चाहता था कि अब मैं मुर्शिदाबाद से भाग जाऊं और मोंगेर चला जाऊं, ताकि वहां पे ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना रहे, ठीक है। तो किसने किया था कैपिटल शिफ्ट? याद रखा ना आपने? ये किसने शिफ्ट किया था? मीर कासिम ने, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम ने और एक चीज भी की। ये चाहता था कि मैं अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करूं। क्या? मॉडर्नाइज करूं। ये चाहता था कि मैं अपने कंपनी को क्या करूं? मॉडर्नाइज करूं, यानी कि उनको मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के साथ मैं उनको मिला दूंगा, ठीक है। और इसने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स भी इसने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। कहाँ पे? मोंगिर में। मोंगिर में ही इसने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स भी स्टार्ट की थी। अब आप ये बताओगे कि ये इनसे आज़ादी क्यों लेना चाहता था, ठीक है। ये ब्रिटिश, अगर मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, है ना, ब्रिटिशर्स ने इसको सपोर्ट किया था, बनाया था, उसके साथ इसने सीक्रेटली बात की, प्रॉमिस किए थे, तो अभी इनसे दूर क्यों भागना चाहता था? फिर से वही एक बार वही रीज़न था कि इनके बीच में तनाव क्यों था, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तनाव क्यों था? वो यही था कि जो मिसयूज कर रहे थे, हाँ, ठीक है, मिसयूज ऑफ दस्तखत, जो ये दस्तखत का मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। जो ये फार्म मैन का मिसयूज कर रहे थे, जो ये रॉयल ऑर्डर का क्या कर रहे थे? मिसयूज कर रहे थे। जो ये प्राइवेट ट्रेड के ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो देने से मना कर रहे थे, वही डिस्प्यूट था, मिसयूज ऑफ दस्तखत। तो अब मीर कासिम क्या सोचता था कि दस्तखत को मिसयूज करने से उसका क्या मतलब क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मीर कासिम का मानना भी यही था कि जब ये मिसयूज करेंगे दस्तखत का, इसका मतलब ये है कि नवाब का जो रेवेन्यू था, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जो आता था, ठीक है, ही विल लूज दैट, ठीक है। यानी कि ये इसकी सोच ये थी, सेम वही जो पिछले वाले नवाब की थी, ठीक है। तो जो मीर कासिम था वो ये सोचता था कि अगर ये दस्तखत का मिसयूज करेंगे तो मैं टैक्स का जो रेवेन्यू होगा उसको मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये
प्राइवेट ट्रेडर्स के जो ये प्राइवेट ट्रेडर्स कर रहे थे उसका टैक्स भी नहीं दे रहे थे, तो उसका मतलब है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। जब ये ऐसे ही दस्तखत का मिसयूज करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, तो उसका मतलब ये ना कि रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल आएगा नहीं। ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पे तनाव उठी थी बंगाल के जो लोकल मर्चेंट्स थे, लोकल जो मर्चेंट्स थे, उनको क्या देना पड़ता था? उनको टैक्सेस देने पड़ते थे। जब उनको चीज, किसी भी चीज पे टैक्सेस देने पड़ते थे, उसका मतलब क्या था? एक साइड पे यहाँ पे बंगाल के लोग थे, ये मान लीजिए कोई चीज जो है 10 रुपया में खरीदते थे और उनको 1 रुपया टैक्स लगता था, तो कुल मिला के ये 11 रुपये में क्या होता था? 11 रुपये में ये प्रोडक्ट तैयार होता था। ठीक है। उसके बाद ये 12 रुपये में बेचेंगे। ठीक है। 1 रुपया ये क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और दूसरी तरीके से अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ से अगर हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का देखेंगे, यहाँ का जो मर्चेंट था वो कोई प्रोडक्ट लेता था, 10 रुपये का प्रोडक्ट लेता था, ठीक है, उसको टैक्स मत देना था, तो ये क्या करेंगे? ये 11 रुपये में ही बेचेंगे। 1 रुपया अपना प्रॉफिट कमाएंगे, तो 11 रुपये में ये क्या करेंगे? बेचेंगे। तो ये 12 रुपये में बेचते हैं और ये 11 रुपये में ही बेचते हैं। ये 12 में क्यों बेचते हैं? क्योंकि इनको 1 रुपया जो है वो टैक्स लगती थी, इनको टैक्स मत लगता था। तो अब किससे लेंगे लोग जो हैं? वो किससे परचेज करेंगे? वो किन से परचेज करेंगे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से। तो इसका मतलब क्या था? कि जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको घाटा हो रहा था। ठीक है। लोकल मर्चेंट जो है ना, दे फेस्ड अनइक्वल कंपटीशन, है ना। तो यहाँ पे जो कंपटीशन वो बराबर नहीं था। उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। जो लोकल्स थे, जिनकी असल में जमीन थी, जो यहाँ के मतलब ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे, ओरिजिनल नागरिक जो यहाँ के थे, उनको टैक्सेस देने पड़ते थे। तो अनइक्वल कंपटीशन जो यहाँ पे लगा मर्चेंट्स ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो हमारे भारत के अपने मर्चेंट्स थे, तो इसके ऊपर भी जो है इश्यूज बनने लगे। ठीक है। मीर कासिम ने बहुत कोशिश की थी कि मैं इंडिपेंडेंस इनसे अब हासिल करूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत तंग आ चुका था ब्रिटिशर्स से। नाउ उसके बाद क्या होता है? जब ये इसने मतलब डच वालों से भी मदद मांगी थी, उनको भी लड़वाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद इसने सोचा था कि क्यों ना मैं एक लेटर लिखूं किसको? वेंसिस्ट्राट को। ठीक है। क्यों ना मैं उसी को रिक्वेस्ट करूं, वेंसिस्ट्राट को और वारन हेस्टिंग्स को, उनको ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद वही मेरे साथ इंसाफ करेंगे। तो उसने लेटर लिखी वेंसिस्ट्राट को। ठीक है। वेंसिस्ट्राट को इसने लेटर लिखी। किसने? मीर कासिम ने। जिसमें उसने उसको ये कहा था कि आप इंसाफ करो। ठीक है। आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमें कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है। हमें कोई भी टैक्स का पैसा आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। हमारे जो खजाने हैं वो खाली हो चुके हैं। अब आप ही इंसाफ करो। आप ही कुछ मतलब अपने जो मर्चेंट से आपके, उनको बताओ कि आप हमें टैक्सेस भी प्रोवाइड करो, थोड़े से टैक्सेस भी प्रोवाइड करो। तो इससे क्या होता है? वेंसिस्ट्राट और वारन हेस्टिंग्स, ठीक है, वेंसिस्ट्राट और वारन हेस्टिंग्स क्या करते हैं? वारन हेस्टिंग्स और इसके साथ और भी कुछ क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ कलकत्ता काउंसिल। ठीक है। और मेंबर्स ऑफ कलकत्ता काउंसिल, यानी कि कलकत्ता काउंसिल के मेंबर्स भी इसके साथ कुछ होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग होने के बाद, मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग किसके साथ होती है? उनको नवाब के साथ। किस नवाब के साथ? नवाब ऑफ मोंगियार के साथ। तो आपने याद रखा ना। यानी कि लेटर जब ये लिखता है, मीर कासिम जब लेटर लिखता है, उसके बाद वेंसिस्ट्राट, वारन हेस्टिंग्स और मेंबर्स ऑफ कलकत्ता काउंसिल और नवाब ऑफ मोंगियार के साथ उनको क्या होती है? एक आपस में एक मीटिंग करते हैं। यानी कि ये किसको मिलते हैं? नवाब को मिलते हैं, मोंगियार को। उसको ये बोलते हैं, कौन? वारन हेस्टिंग्स और वेंसिस्ट्राट, कि हम आपको, सॉरी, ये उनको बोलते हैं कि ये जो है ना वारन हेस्टिंग्स वगैरह, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये उनको बोलते हैं, नवाब को ये बोलते हैं कि आप इंग्लिश ट्रेडर्स को, ठीक है, आप इंग्लिश ट्रेडर्स को इनलैंड ट्रेड में भी हिस्सा दो। क्या? इनलैंड ट्रेडिंग जो होती हैं, इनलैंड ट्रेडिंग जो होती हैं, उसमें भी आप हमें हिस्सा दो। यानी कि जो अंदरूनी हिस्सों में होती हैं, जो अंदरूनी टेरिटरीज में होती है, जो इंटरनल टेरिटरीज में जो मतलब क्या होती हैं, ट्रेडिंग होती हैं, उसमें भी आप हमें हिस्सा दो। एक तो पोर्ट्स पे होती थी, दूसरा जो इनलैंड होता था, इनलैंड में जो ट्रेडर्स होती हैं, तो उसमें भी आप हमें हिस्सा दो। ये किसको कहा? वारन हेस्टिंग्स, वेंसिस्ट्राट और मेंबर्स ऑफ कलकत्ता काउंसिल वाले, ये किसको बोलते हैं? नवाब ऑफ मोंगियार को ये बोलते हैं कि आप उसको बता दीजिए, आप मीर कासिम को ये बता दीजिए कि आप हमें इनलैंड ट्रेडिंग में भी अब हिस्सा दो। और जब आप हमें इनलैंड ट्रेडिंग में हिस्सा दोगे, तो उस पे हम आपको
9% ड्यूटी देंगे, यानी कि 9% टैक्स देंगे। ठीक है, 9% ड्यूटी, 9% ड्यूटी ये देंगे, लेकिन किसके लिए? जब वो उनको और भी ज्यादा ट्रेडिंग में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस देंगे, है ना। यानी कि जब वो उनको और भी ज्यादा इनलैंड इनलैंड ट्रेडिंग में उनको हिस्सा मत था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को इंग्लिश ट्रेडिंग में हिस्सा, सॉरी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को इनलैंड ट्रेडिंग में हिस्सा मत दिया गया था। अब ये उनको बोलते कि हाँ, हम आपको ड्यूटी देंगे, हम आपको टैक्स देंगे 9%, लेकिन आप फिर हमें इनलैंड ट्रेडिंग में भी आप हमें क्या दो? हिस्सा दो। लेकिन जो कलकत्ता काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, कलकत्ता काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, कलकत्ता वाले जो होते हैं, कलकत्ता काउंसिल जो होता है वो उसको डिसअप्रूव करता है, डिसएग्री करता है। वो इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं, वो इनकी इस बात को नहीं मानते कि हम आपको इनलैंड ट्रेड में भी हिस्सा देंगे, तो इसके लिए वो मतलब आमादा नहीं होते हैं। तो जब मीर कासिम को अब गुस्सा आता है, जब वो ये सोचता है कि अब ये तो मुझे इनलैंड ट्रेडिंग में भी हिस्सा मांगने लगे और बोलते हैं कि हम आपको 9% ड्यूटी देंगे, जो पिछला वाला जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका तो ये दे नहीं रहे हैं, ये तो हमें नया नए नए ट्रेडों में हमें शेयर मांग रहे हैं। तो उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया? उसने तमाम इनलैंड इनलैंड ड्यूटीज जो होते हैं ना, यानी कि जो इनलैंड ट्रेडिंग होती थी बंगाल में, जो इनलैंड ट्रेडिंग होती थी या मोंगियार में, वहां पे जो इनलैंड ट्रेडिंग होती थी, उनसे जो ड्यूटीज हासिल किए जाते थे, उन पे जो टैक्सेस लगाए जाते थे, तो मीर कासिम ने बिल्कुल इनको एबॉलिश किया। ठीक है, एबॉलिश क्यों किया? अब आप बताओगे एबॉलिश क्यों किया? एक तो रिवेन्यू नहीं आता था, अब इसने तो बिल्कुल ही एबॉलिश किया। अभी तक तो कौन दे रहे थे? लोकल जो हमारे मर्चेंट्स थे, इंडिया के जो मर्चेंट्स थे, बंगाल के जो मर्चेंट्स थे, वो अभी तक टैक्स दे रहे हैं। जब मीर कासिम ने एबॉलिश किया, टोटली एबॉलिश किया, तो इसने क्या कोशिश की? इसने ये कोशिश की कि मैं इंडिया के मर्चेंट्स को भी उसी ट्रैक पे लाऊंगा जिस ट्रैक पे कौन है? जिस ट्रैक पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। ठीक है, यानी कि उसका मकसद ये था, ये एबॉलिश करने का मकसद यही था कि यानी कि जो कंपटीशन है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर उनको टैक्सेस नहीं देना पड़ता है तो हमारे जो भारत के नागरिक उनको भी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट 11 रुपीज में बेच रहे थे, तो भारत के जो नागरिक हैं उनको भी 11 रुपीज में ही प्रोडक्ट जो है वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, इतना तो इसने किया, एबॉलिश किए। एबॉलिश करने के बाद, इनलैंड ड्यूटीज को एबॉलिश करने के बाद, इसने पटना टाउन पे अटैक किया। किसने पटना टाउन पे अटैक किया? मीर कासिम ने। तो उसके साथ ही 1763 में ये एक वार बनती है। क्या बनती है? एक वार बनती है। इस वार को नाम रखा, सॉरी, एक वार बनती है। पहले आप ये वो 64 में फिर होता है। तो 1763 में जब ये पटना के ऊपर क्या करता है? पटना के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे हॉस्टिलिटीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वार सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो 1763 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है? 1763 में ये जो नवाब होता है, ये जो मीर कासिम होता है, इसको बहुत सारे बैटल्स में, 1763 में 2-3 बैटल्स इनके खिलाफ लड़ता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो लेकिन इसको हर एक बैटल में क्या मिलती है? हार मिलती है। उसके बाद अब इसको अपनी जान बचानी है, मीर कासिम अवध चली जाता है। कहाँ? अवध। ही फ्लैट टू अवध। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए वो अवध चला गया। और वहां अवध जब ये पहुंचा, ये तो हार के गया था, अवध जब ये पहुंचा, अब ये वहां पे साजिश बनाने लगा कि मैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे हरा दूंगा। तो ये शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला याद रखना। ठीक है, ये शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ ये क्या बनाता है? अलायंस बनाता है। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप बनाता है, यानी कि ये तीनों मिलके अब एक ही ग्रुप बनाते हैं। हम इसको ट्राइपार्टाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ट्राइपार्टाइट इसने बनाई। ठीक है, यानी कि वो पार्टी जिसमें 3 थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? नवाब को जब डिफीट मिली, अवध चला गया, वहां पे इसने अलायंस बनाई शुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम के साथ। अब बताओ कि सर ये शुजाउद्दौला कौन था? शुजाउद्दौला जो है ना, ये नवाब था अवध का। ठीक है, नवाब ऑफ अवध। इसने उसको बोला होगा मैं भी नवाब हूँ, बंगाल का नवाब हूँ, लेकिन हारा हुआ नवाब हूँ, तो अब आप मेरे साथ मतलब हाथ मिलाइए, आप मेरे साथ मतलब एक अलायंस बनाइए, आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि हम इंग्लिश को बंगाल से भगा देंगे। तो नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि जो कौन था? मीर कासिम, और कौन? शाह आलम, अब मिलते हैं, ये एक अलायंस बनाते हैं। ठीक है,
यानी कि तीनों की एक अब ये अलायंस बनती है। तो उसके बाद ये एक जंग लड़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बुक्सर। क्या उसका नाम होता है? बैटल ऑफ बुक्सर। तो बैटल ऑफ बुक्सर में क्या है, एक तरफ से ये तीनों की जो अलायंस थी, ये तीनों मिलके एक ग्रुप जो उन्होंने बनाया बनाया था, एक अलायंस जो इन्होंने बनाई थी, और दूसरी तरफ से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लड़ रहे हैं। बैटल ऑफ बुक्सर, बुक्सर कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, यानी कि ये जंग बिहार में ही लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 22 अक्टूबर, याद रखना, 22 अक्टूबर 1764 को ये जंग लड़ी गई थी, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को ये जंग लड़ी गई थी। कौन? बैटल ऑफ बक्सर। कुछ बुक्स में लिखा गया है 23 अक्टूबर 1764, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो ऑफिशियल पोर्टल वगैरह वो 22 ही लिखते हैं। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 20 नहीं होगा तो 22 नहीं होगा तो 23 को टिक करना। अगर दोनों होंगे तो 22 को ही टिक करना, ठीक है। 22 मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो काज क्या था? एब्यूज ऑफ दस्तखत, मिस यूज ऑफ दस्तखत, है ना। एब्यूज ऑफ दस्तखत, जो ये दस्तखत का क्या कर रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले? मिस यूज। तो यही बैटल ऑफ बक्सर का क्या था? कारण था, ठीक है। जो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे, है ना, जो ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड जो कर रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उसी यही रीजन था कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक। अब ये जो तीन एलीज थे, याद रखना, तीन एलीज, ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था? थ्री एलीज वर्सेस इंग्लिश। इंग्लिश थ्री एलीज जो था, इनको लीड कौन कर रहा था? मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। मीर कासिम इनको लीड कर रहा था। और कौन लीड कर रहा था? शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड। और इनको कौन लीड कर रहा था? शाबाश, शुजाउद्दौला, है ना, अवध का, कौन था वो? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अभी जो मैंने आपको लिखवाया। तो इंग्लिश तरफ, इंग्लिश की जो कंपनी थी, इनको कौन लीड कर रहा था? याद रखना, कैप्टन मुनरो। क्या उसका नाम था? कैप्टेन मुनरो, कैप्टेन मुनरो उसका नाम था, MUNRO, कैप्टन मुनरो उनको कमांड कर रहा था। तो तीन एलीज जो थे, इनके पास कितनी आर्मी थी? 40,000 टू 60,000, ठीक है, 40,000 टू 60,000 आर्मी इनके पास थी, इनके पास, एलाइज के पास। इंग्लिश वालों के पास कितनी थी? 7,000, इनके पास 7,000 आर्मी, ठीक है, जिनको कैप्टन मुनरू कमांड कर रहा था। अब जीता किसने ये जंग? बैटल ऑफ बक्सर किसने जीत ली? ब्रिटिशर्स ने जीत ली, ठीक है। तो जिस वक्त बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने जीती, किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उन्होंने फिर अच्छी तरीके से डोमिनेंस दिखाई किसके ऊपर? बंगाल, यानी कि अब पूरे तरीके से बंगाल उनके कब्जे में आया, बिहार भी उनके कब्जे में आया, यानी कि दे बिकेम मास्टर्स ऑफ बंगाल, दे बिकेम मास्टर्स ऑफ बिहार, दे बिकेम मास्टर्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। लेकिन अवध को भी उन्होंने कैप्चर किया था, लेकिन अवध को फिर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया, ठीक है। और कहा गया तीन एलियस को, जाओ संभालो आप अवध को आप। बंगाल तो उनके लिए काफी था, बंगाल तो रिचेस्ट था उस वक्त, रिचेस्ट प्रोविंस थी। बंगाल को कब्जा किया, बिहार को, उड़ीसा को कब्जा किया, और अवध को रखा गया एट द मर्सी ऑफ दीज थ्री एलाइज, ठीक है। उनको कहा गया कि जाओ अब आप संभालो ये अवध। अब बैटल ऑफ बक्सर से क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर से यही होता है कि बंगाल के जो नवाब्स होते हैं, उनसे ये जो अथॉरिटी है वो छीनी जाती हैं, और वो किनके हाथों में अब चली जाती हैं? अब उनका जो पावर है वो ट्रांसफर किन को जाता है? ट्रांसफर किसके हाथों में जाता है? दैट वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ बक्सर का कंसिक्वेंस यही होता है। और दूसरी बात, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, उसके बाद मीर जाफर को, याद रखना, एक सेकंड, मीर जाफर को, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफर को फिर से क्या बनाया जाता है? मीर जाफर को फिर से बंगाल के थ्रोन पे बैठाया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको अब फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन किसके हाथों में है? लेकिन पावर अब किसके हाथों में है? पूरा बंगाल किसके हाथों में है? अब बैटल के बाद किसके हाथों में था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, बंगाल भी, बिहार भी, उड़ीसा भी। लेकिन अवध को अब ऐसे ही छोड़ा गया, लेकिन उसका, यानी कि अवध पे भी कब्जा उनका ही था, लेकिन अब ये कहा गया कि जाओ आप ही संभालो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अवध पे उनका कब्जा कैसे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि बंगाल को उन्होंने कब्जा किया, लेकिन अब उन्होंने अपनी मर्जी पे मीर जाफर को फिर से किस पे बैठाया? थ्रोन पे बैठाया। किसके थ्रोन पे? बंगाल के थ्रोन पे। लेकिन मीर जाफर को उन्होंने मुफ्त में यहां पे नहीं बैठाया। मीर जाफर के साथ उन्होंने कुछ, मतलब
उसके सामने कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे, जैसे कि उसको ये कहा गया, मीर जाफर को ये कहा गया कि आप हमें मिदनापुर जो है, मिदनापुरी जो है, चितागांग जो है, याद रखना, ठीक है, मिदनापुरी, चितागांग और बुरदवान, ठीक है, उसको ये कहा गया, मीर जाफर को ये कहा गया कि आप हमें मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बुरदवान डिस्ट्रिक्ट और चितागांग डिस्ट्रिक्ट में आप हमें परमिशन प्रोवाइड करो, ताकि हम वहां पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे। देखिए यहां पे भी क्या मांग रहे हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड, यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड, ये उनको कहा, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोलते हैं मीर जाफर को, आप हमें चितागोंग, मिदनापुर और बुरदवान में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने पे आप हमें परमिशन दीजिए। लेकिन इस बार ये इसको एक थोड़ी सी, मतलब क्या हम करेंगे, कहेंगे इसको, यहाँ पे एक बोलता है कि हम आपको थोड़े से आज हम टैक्सेस देंगे, टैक्सेस, लेकिन किस में देंगे, साल्ट पे हम देंगे टैक्सेस, वो भी 2% का। समझ में आया, आप आई मेरी बात, अब फिर से बता देता हूं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इस बार मीर जाफर को बोलते हैं कि आप हमें मिदनापुर, बुरदवान और चितागांग में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन दीजिए, लेकिन इस बार हम आपको टैक्स देंगे, वो सिर्फ हम आपको साल्ट पे ही देंगे, ठीक है, टैक्स हम देंगे लेकिन सिर्फ साल्ट पे देंगे, बाकी जो भी हम ट्रेड करेंगे वो हम ड्यूटी फ्री करेंगे, और ट्रेड जो होगा वो सिर्फ, सॉरी, ड्यूटी जो होगा वो सिर्फ साल्ट पे ही लगेगा, कितना, ओनली 2%। समझ में आया यहां तक आप? नेक्स्ट, और ये मीर जाफर को कहते हैं कि हम आपको इस वक्त सक्सेसर बनाएंगे, हम आपको इस वक्त थ्रोन पे बिठाएंगे, लेकिन आप हमें ये वादा करो कि आपके जितने भी सक्सेसर्स आएंगे, आपके जितने भी सक्सेसर्स आएंगे वो हमें 5 लाख पर मंथ देंगे, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों किसके सामने ये डिमांड रखता है, मीर जाफर के सामने। मीर जाफर तो मजबूर हैं, उसको तो आप, मतलब इन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम आपको फिर से थ्रोन पे बिठाएंगे, वो कितना खुश हो जाएगा। जबरदस्ती को लाया जाता है, वो बोलते जाओ बैठो थ्रोन पे, बन जाओ बादशाह, वो कितना खुश हो जाएगा। लेकिन अब इसी खुशी में इसको ये डिमांड सामने रखी जाती है। ये रॉबर्ट क्लाइव जो ना बड़ा ही चालाक था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, जितने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, ये बड़े ही चालाक थे, टैक्टफुल थे, सीखा था उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से। देखिए अब क्या होता है, आगे क्या होता है, यहां तक समझ में आया। 5 लाख पर मंथ इनको देने हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन देगा, मीर जाफर। और ये मीर जाफर को ये भी बोलते हैं कि हम जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे, यानी कि जितने भी हम ऑफिसर चुनेंगे, डिफेंस का ऑफिसर या रेवेन्यू का ऑफिसर, जिम्मेदारी का ऑफिसर, वो हम खुद चुनेंगे, खुद नहीं, यानी कि उनको ये कहा जाता है कि हाँ हम भी चुनेंगे और आपकी भी राय होगी, ठीक है, चुनेंगे हम लेकिन आपकी भी राय होंगे, लेकिन आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनको ये बोलते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मीर जाफर को ये बोलते हैं कि अगर हम किसी को रेजिडेंट यहाँ पे बिठाएंगे तो फिर आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना होगा। अगर हम किसी को जिम्मेदारी ऑफिशियल बनाएंगे, जिम्मेदारी के लिए ऑफिसर चुनेंगे, तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। और तीसरी एक चीज जो इसको कहा जाता है मीर जाफर को, कि आपके पास जो मिलिट्री पावर है उसको आप रिड्यूस करो, यानी कि अगर आपके पास 10,000 आर्मी है तो आप अब 8,000 ही रख लो, ठीक है, 7,000 ही रखो, 6,000 ही रखो, आप अपना मिलिट्री पावर रिड्यूस करो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मीर जाफर के सामने फिर से रखे गए थे। फिर जब मीर जाफर की डेथ होती है तो उसके बाद मीर जाफर का जो माइनर सन होता है, ठीक है, छोटा वाला जो उसका बेटा होता है, माइनर सन जो उसका होता है, तो उसी को थ्रोन पे बिठाया जाता है, उसी को नवाब बनाया जाता है बंगाल का, जिसका नाम होता है नजीमुद्दीन। क्या उसका नाम होता है, नजीमुद्दीन। तो मीर जाफर के बाद अब किसको नवाब बनाया जाता है, नजीमुद्दीन। ये कौन होता है, मीर जाफर का सन होता है, ठीक है। तो इसके बाद 1765 से लेकर 67 तक, अभी तक कौन था, 65 से अब कौन गवर्नर बना था, याद है ना आपको, वेंसेट्राट। तो 1765 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है एज गवर्नर, ठीक है, यानी कि ये सेकंड गवर्नरशिप होती है किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की। पहले 1760 में भी था, है ना। अब इसके बाद 1765 में क्या होता है, 1765 से लेकर 67 तक रॉबर्ट क्लाइव को फिर से गवर्नर भेजा जाता है एज ए गवर्नर। इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजती है, कहाँ पे, भारत में भेजती है, बंगाल में भेजती है, ठीक है। तो यानी कि ये इस वक्त अब सेकंड गवर्नरशिप होती है किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की।
ठीक है। तो सबसे पहला जो काम ये करता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ये कहाँ जाता है, ये अवध जाता है। अवध कहाँ जाता है, अवध चले जाता है। अवध में ये क्या करता है, ये वहां पे शुजाउद्दौला को मिलता है। किसको, शुजाउद्दौला को ये वहां पे मिलता है। और ये शुजाउद्दौला के साथ वहां पे, शुजाउद्दौला को ये कहाँ पे मिलता है, इलाहाबाद में, याद रखना, ठीक है, इलाहाबाद। अवध चले जाता है, वहां पे शुजाउद्दौला को इलाहाबाद में मिलता है। और ये वहां पे उसके साथ एक ट्रीटी साइन करता है जिसका नाम होता है फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में साइन हुई थी, किस किस के बीच में साइन हुई थी, शाबाश, ये नवाब ऑफ अवध जिसका नाम है शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुई थी। कब साइन हुई थी, 16 अगस्त 1765 को ये साइन हुई थी। इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, इस ट्रीटी के पॉइंट्स क्या थे, इस ट्रीटी के पॉइंट्स कुछ ऐसे थे कि नवाब ऑफ अवध जो है, नवाब ऑफ अवध को वार इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, लूटने लगे अब ये पूरी तरीके से अब लूटने लगे, ठीक है। तो उसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव ने यह लिखा था कि जो नवाब ऑफ अवध हैं उसको वार इंडेमनिटी देनी पड़ेगी 50 लाख रुपया, ठीक है, 15 लाख रुपीज नवाब ऑफ अवध को वार इंडेमनिटी देनी पड़ेगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। वार इंडेमनिटी मतलब यानी कि वार पेनल्टी, यानी कि हम वार करना नहीं चाहते थे, बैटल ऑफ बुक्सर हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमने मजबूर करवाया, वहां पे अब जो हमें खर्चा आया, जो नुकसान हुआ, तो उसके लिए आपको हमें 50 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस ट्रीटी में लिखा गया था। दूसरा पॉइंट जो इस ट्रीटी में लिखा गया था वो ये था कि नवाब ऑफ अवध को ये कहा गया था कि आप इलाहाबाद को, ठीक है, आप इलाहाबाद को सरेंडर करो, ठीक है, ठीक है, इलाहाबाद और कोरा जो है वो आप सरेंडर करो, किसको दे दो, शाह आलम सेकंड को, ठीक है। और उस ट्रीटी में यह भी लिखा गया था कि आप बलवंत सिंह को, ठीक है, बलवंत सिंह, आप बलवंत सिंह को जमींदार ऑफ बनारस बना दो, ठीक है, जमींदार ऑफ बनारस। आया समझ में। इस ट्रीटी में यह लिखा गया था कि आप इलाहाबाद और कोरा को सरेंडर करो, किसके हवाले करो, एम्पायर शाह आलम सेकंड के हवाले। और उसको ट्रीटी में यह भी लिखा गया था कि बलवंत सिंह को आप जमींदार बनाओ बनारस का। नेक्स्ट पॉइंट, और इस ट्रीटी में ये भी ट्रीटी की बात चल रही है, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में यह भी लिखा गया था, नवाब ऑफ अवध को यह कहा गया था कि आप हमारे साथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी साइन करो, ठीक है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी साइन करो। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रीटी, जिसका मतलब था सब्सिडायरी अलायंस, ठीक है, आप हमारे साथ एक सब्सिडायरी अलायंस क्या करो, सब्सिडायरी अलायंस आप हमारे साथ साइन करो। जिसमें क्या लिखा गया था, मतलब सब्सिडायरी अलायंस, ये जो ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि कंपनी जो है वो इसको सपोर्ट करेगी, वो नवाब ऑफ अवध को सपोर्ट करेगी, किसमें, अगेंस्ट आउटसाइड अटैक, यानी कि भारत के अगर अगर और कोई कंट्री आएगी, डच आएगी, फ्रेंच आएगी, या कोई भी कंट्री आएगी, हॉलैंड से कोई कंट्री आएगी, डेनीज आएंगे, कोई भी आएगा, अगर वो आपके ऊपर अटैक करेंगे तो हम आपको उसमें मदद करेंगे, ठीक है। ये कौन बोलते हैं इसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में नवाब ऑफ अवध को कहते हैं कि आप हमारे साथ एक ऐसी ट्रीटी साइन करो, सब्सिडायरी अलायंस आप हमारे साथ साइन करो, आप हमारे ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी साइन करो, ताकि अगर आपको कल कोई, ताकि अगर आप यानी कि नवाब अवध को अगर कोई कल अटैक करेगा आउटसाइड इंडिया, अगर कोई अटैक करने आएगा तो हम आपको उसमें वहां पे क्या करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन लेकिन मदद तो तब करेंगे, उसके लिए भी एक शर्त रखी गई, प्रोवाइडेड दैट, कि वो क्या करेगा, कि वो सर्विसेज, उसकी जो ट्रूपर्स थे, उसके जो ट्रूपर्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। देखिए कितना लूटने लगे, आप समझ रहे हैं कुछ, आपके समझ में आ रहा है ना कि ये क्या कर रहे हैं, आप खुद देखो ये कैसी कैसी पॉलिसियां चला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि नवाब ऑफ अवध जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होने लगा, वो तो अब कंपनी के ऊपर डिपेंड होने लगा, ठीक है, यानी कि उनको मिलिट्री पावर रिड्यूस करना, ये सब्सिडायरी अलायंस साइन करना, वार इंडेमनिटी साइन करना, इससे अब ये भी क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इसका ट्रेजर भी, इसका खजाना भी खत्म हो जाएगा, फिर ये भी मीर कासिम की तरह बैठेगा।
तो ये थी यहां तक फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 16 अगस्त 1765 को साइन की गई थी। किसके साथ? नवाब ऑफ अवध के साथ। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव ने फिर सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की। ठीक है, अब आप लिखो सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कौन करता है? सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है रॉबर्ट क्लाइव। किसके साथ लेकिन करता है? शाह आलम सेकंड के साथ, जो मुगल एम्पायर होता है। ठीक है, मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड के साथ सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है। कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। कब करता है? 1765 में। कब करता है? 1765 में। अब सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या कहती है? तो इस ट्रीटी के द्वारा क्या किया जाता है? जो एम्पायर होता है ना, जो शाह आलम सेकंड होता है, उसको ट्रीटी में क्या किया जाता है? उसको कंपनी की प्रोडक्शन मिलती है। ठीक है, उसको कंपनी में मतलब मुलावस किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है अपनी कंपनी के साथ, वो इसको इन्वॉल्व करते हैं। और वो इसको कोरा और इलाहाबाद जो होता है ना, कोरा एंड इलाहाबाद, जो मैंने आपको अभी भी बताया था। ठीक है, कोरा और इलाहाबाद को वो किसको देते हैं? शाबाश, वो किसको हवाले किया जाता है? इसी शाह आलम सेकंड के हवाले उसको किया जाता है। ठीक है, तो इन रिटर्न, रिटर्न में वो क्या देता है? शाह आलम इनको रिटर्न में क्या देता है? उनको कोरा और इलाहाबाद, उसको कोरा और इलाहाबाद दिया जाता है। रिटर्न में उसको वो क्या देता है? रिटर्न में वो उनको एक फार्ममैन देता है, एक रॉयल ऑर्डर देता है, जो 12 अगस्त, ठीक है, जो 12 अगस्त 1765 को इनको देता है। ठीक है, यानी कि 12 अगस्त 1765 को जो शाह आलम सेकंड है वो एक फार्ममैन प्रोवाइड करता है। किसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस फार्ममैन, वो किसका ऑर्डर था? वो क्या रॉयल ऑर्डर था? वो क्या फार्ममैन था? वो परमिशन एक थी, है ना, वो एक परमिशन थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी, ठीक है, दीवानी के राइट्स देता था। ठीक है, दैट प्रोवाइडेड कंपनी द दीवानी राइट्स। दीवानी राइट का मतलब क्या था? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ओके ना, अब ये खजाना भी खत्म। ठीक है, तो एम्पायर जो है शाह आलम सेकंड, कोरा और इलाहाबाद जो इसके अंडर था, वो इसको क्या करता है? जो, यानी कि ये ऐसी दो टेरिटरी थी जो शाह आलम के सेकंड के अंडर थी। तो शाह आलम अब क्या करता है? जब उसको ये बनाया जाता है, इसका मतलब नवाब हम कहेंगे, इसका हेड बनाया जाता है, इसका नवाब बनाया जाता है, इसका रूलर बनाया जाता है, तो ये उसके बाद रिटर्न में इनको क्या देता है? नोट करने वाली चीज जो यहाँ पे है, वो इनको एक फार्ममैन देता है, जो 12 अगस्त 1765 को इनको देता है, एक रॉयल ऑर्डर देता है, एक रॉयल परमिशन देता है, जिसकी वजह से कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। कहाँ के दीवानी राइट्स देते हैं? बंगाल के लिए इनको अब ये दीवानी राइट्स देता है। बिहार के लिए इनको अब क्या देता है? दीवानी राइट्स देता है। उड़ीसा के लिए अब इनको दीवानी राइट्स देता है। यानी कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू जो है, उनको इसका परमिशन मिला। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, तो एक साल, ठीक है, कुल मिला के ये जो रेवेन्यू है ना, ये 26 लाख का आता था पर ईयर। ठीक है, पर ईयर जो है ना, ये कितना आता था? 26 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कि 26 लाख रुपीज आता था रेवेन्यू बंगाल, बिहार और उड़ीसा से पर ईयर। और इसके अलावा एक तो इसने दीवानी राइट्स दिए, और दूसरी चीज, इस ट्रीटी में यह भी लिखा गया था कि शाह आलम सेकंड जो है वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेगा, वो खर्चा प्रोवाइड करेगा। किसका? निजामत का। ठीक है, फॉर द निजामत ऑफ बंगाल, शाह आलम को यह कहा गया था कि आप इसके एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करोगे। नोट्स आप अपने लैंग्वेज में बनाओगे, कैसे बनाओगे? ठीक है, हिंदी में बनाओगे, इंग्लिश में बनाओगे, और कितनी सिंपल लैंग्वेज में बनाओगे। मैं तो, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, इजी लैंग्वेज में समझा दूं, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो भी अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि एक तो शाह आलम को यह कहा गया कि आप दीवानी के राइट्स प्रोवाइड करो, किए ना दीवानी के राइट्स, और दूसरा उसको कहा जाता है कि आप निजामत के एक्सपेंसेस भी उठाओ। निजामत का मतलब था, दीवानी का मतलब था राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। निजामत का मतलब क्या था? निजामत का मतलब था कि जो लॉ एंड ऑर्डर, जो डिफेंस था, जो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन डिफेंस, टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी किसको देने पड़े थे? वो भी किसको देने थे? वो भी शाह आलम सेकंड को देने थे। ठीक है यहां तक? तो निजामत ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो एक्सपेंसेस उठाए जाएंगे, ठीक है, तो वो कौन उठाएगा? वो भी शाह आलम ही उठाएगा। तो वो कितना आता था वो खर्चा? कुल मिला के वो 53 लाख आता था।
समझ में आया? 26 लेके रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसके साथ, तो उसका कोई टच नहीं है शाह आलम सेकंड को। और लेकिन 53 लाख शाह आलम को प्रोवाइड करने हैं, जो निजामत के एक्सपेंसेस आते थे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। तो इससे क्या हो गया? इससे डिवल सिस्टम, इससे बंगाल में डिवल सिस्टम आ गया। क्या आ गया? डिवल सिस्टम आ गया। डिवल सिस्टम क्या आ गया? एक तो दीवानी का सिस्टम था और दूसरा निजामत का सिस्टम बन गया, है ना? एक तो निजामत, जो निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गई, और दूसरा क्या था? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू जो है वो अलग हो गया। एक तो क्या, दीवानी सिस्टम अलग हो गया और दूसरा निजामत सिस्टम अलग बन गया। तो ये जो है ना, ये जो डिवल सिस्टम यहां पे क्रिएट इन्होंने की, ठीक है, ये जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया डिवल सिस्टम, किसने? ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने जो यहाँ पे डिवल सिस्टम मतलब क्रिएट किया, तो इसको कहा जाता है रबर स्टैंप। क्या इसको कहा जाता है? रबर स्टैंप। रबर स्टैंप ऑफ द कंपनी। रबर स्टैंप ऑफ द कंपनी, आप समझ रहे हैं ना क्या है? यानी कि इससे, ये जो इन्होंने सिस्टम इस्टेब्लिश यहाँ पे किया, इससे पूरा कब्जा, ठीक है, इससे पूरा मतलब इनको परमिशन मिला, ठीक है, इससे उनको पूरा पावर, पूरा एख्तियार, पूरी अथॉरिटी मिली बंगाल के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, और किसके ऊपर शाबाश? बंगाल, उड़ीसा और बिहार के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो, ये जो चाहते हैं, जिस तरीके से डिमांड्स करते हैं वो फुलफिल करते हैं, और यहाँ से क्या होने लगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होने लगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आप समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।